हाँ जी, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मेन पर्पस क्या है? मोक्ष, आप आगे आ जाए फटाफट, यहाँ आ जाए, जल्दी आ जाए। हाँ जी, क्या पर्पस होता है टेलीस्कोप का? दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंक्टिवली देख पाना। ठीक है, आप बेसिकली लिख लें, टेलीस्कोप, पर्पस ऑफ टेलीस्कोप इज टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। ठीक, सिंपल सा रे डायग्राम इसका देखते हैं। जूम नहीं करता बेसिकली, जैसे बहुत दूरी पे दो स्टार्स बहुत नजदीक नजदीक है ना, मान लो स्टार वन जो है वो आपकी आई पे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये आपकी आई है, एक स्टार एंगल बना रहा है 2 डिग्री, और एक और स्टार है जो एंगल बना रहा है 3 डिग्री। ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल डबल कर दिया, तो डबल कर दिया तो जो 2 डिग्री पे है वो 4 डिग्री पे दिखेगा, और जो 3 पे है वो 6 पे दिखेगा। अब उन दोनों के बीच में आपका सेपरेशन, जो एंगुलर सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा, पहले 1 डिग्री का ही है, फिर 2 डिग्री का हो जाएगा, तो आपको सेपरेटली सेपरेटली अलग अलग दिख पाएंगे। ऐसा बेसिक काम रहता है इसका, कि साफ साफ क्लियरली देख पाना, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई भी करेगा डेफिनेटली, और सेपरेट भी करेगा। क्लियर है? नहीं, कई बार ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत दो ऑब्जेक्ट्स नजदीक नजदीक है, मान लो ये दो डॉट्स बहुत नजदीक है, हो सकता है आपको वहां से अभी दो डॉट्स दिख रही हो, लेकिन बहुत दूर चले जाएंगे तो आपको एक ही डॉट दिखेगी, ये है ना, तो उसको दो करके दिखाना एंगुलर मैग्निफिकेशन का काम मेन है। यहाँ पे देखें, ये आपका पहला लेंस है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनिटी से कुछ रेज आ रही है, पहली रे जो ये है ऑप्टिकल सेंटर से पास करी, बिना डेविएट हुए पास हो गई, एक रे और थी पैरेलल, और ये जब यहां से बेंड करेगी तो आपके इस लेंस के फोकस पे बनेगी इसकी इमेज। दिस इज एफ ओ। इन्फिनिटी से रेज जो आएंगी वो कन्वर्ज होंगी कहां पे? फोकस पे। एफ ओ इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद जो आपका सेकेंड लेंस है, हाँ जी बेटा, नहीं, वो आप रूल ध्यान करें, पैरेलल रे जो आती है वो फोकस पे कट करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना। और दूसरी डेफिनेशन, अगर दो रेज पैरेलल आ रही हैं तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो फोकस होगा। सेकंड आपका, ये आपका आई पीस है, फोकल लेंथ ऑफ दिस इज एफ। अब आपको एडजस्ट ऐसे करना है कि इसको नोब को घुमा के आपका ये जो इमेज बनी है पहले वाली वो उसके फोकस पे बने, तो आप ये वाली लेंथ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये एफ ई हो। अगर फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं तो यहां से बेंड होने के बाद वो आपकी पैरेलल जाएंगी। यहां से मैं एक रे और निकाल देता हूं इसके थ्रू, हालांकि ये दिख पैरेलल नहीं रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहां बनी? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। फिर आपका ये जो है, हमने इसको ऐसे मूव किया है कि ये इमेज जो पहली बनी है ये आई पीस के फोकस पे हो। अगर फोकस पे होगी तो रेज यहां से आपकी पैरेलल निकलेंगी, इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनेगी। इस केस में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लेट से ऑब्जेक्ट इज, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल अल्फा, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेगा। नॉर्मल आई पे अगर ये लेंस ना होता, नॉर्मल आई पे वो एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। इसके बाद
जो फाइनल रेज हैं लेट से वो आई पे एंगल बीटा बना रही हैं, और आपकी ये भी पैरेक्सियल रेज हैं, वो भी पैरेक्सियल रेज हैं, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो क्या मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैन बी रिटन एज बीटा अपॉन अल्फा। हाँ जी, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कितना एंगल आपका बढ़ गया है, वही एंगल बहुत छोटे हैं तो बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन रिटन एज tan अल्फा। ये जो ट्रायंगल गिवन है इनको आप लेबल कर लो, पॉइंट ए बी सी इसके सेंटर से पास करेगी वैसे, और डी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan अल्फा इज, इसको यदि मैं h मान लूं, ये हाइट मान ली h, तो h अपॉन FO, tan अल्फा इज h अपॉन FO। इन ट्रायंगल BCD, tan अल्फा इज h बाय FE। चेक कर लें आराम से, इस ट्रायंगल में tan अल्फा ने tan बीटा, tan बीटा is h by FE, h by FE, this length is FE। हाँ जी बेटा, तीन रेज कहां से आ गई? आप देखें, आपको ये लग रहा है कि ये रेज कहां से आ गई, यहाँ पे और रेज भी रही होंगी ऐसे करके, और इसको आप लेंस को बड़ा बनाएंगे तो ये रे ऐसे, ये रे है, बहुत सारी पैरेलल रेज थी, उनमें से एक ये थी। अभी tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, वापस पुट करेंगे, h बाय FE, बीटा इज h by FE and alpha is h by FO, FO by FE। ये आपकी मैग्निफिकेशन आ गई है टेलीस्कोप की व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। आप यहां पे साथ में लिखेंगे क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, लिख लें आप। ये लिखना जरूरी है कि इमेज इंफिनिटी में बन रही है तब ये मैग्निफिकेशन। FO by FE, हाँ जी डन, बना आराम से बना। यहाँ पे FO हमेशा FE से बड़ा रहेगा बिकॉज मैग्निफिकेशन हैज टू बी ग्रेटर देन 1। हाँ, इस केस में जब आप मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और आपने FO बाय FE यूज किया है तो ये उसी केस का मैग्निफिकेशन है जो इमेज इन्फिनिटी बन रही है। आप साथ, हाँ ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है, इमेज भी इन्फिनिटी बन रही है, उस टाइम का मैग्निफिकेशन है। आप साथ में यहाँ पे लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या फायदा ये हुआ, आप जब क्लास में नहीं आए तो फायदा हो चुका था। ऐसा है, मान लो कि दो स्टार आपके दूर हैं, एक की रेज आपकी आंख तक आ रही है 2 डिग्री पे, ठीक है, एक की आ रही है 3 डिग्री पे, तो जो वो सेपरेशन है वो एंगल का है, तो मैंने एग्जांपल के लिए बोला है, अगर वो माइन्यूट है, मान लो 0.001 डिग्री है, तो आपको दो स्टार को अलग करके नहीं देख पा रहे। जब एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा तो जो मान लो कि डबल है, M/2 है, तो जो 2 डिग्री का है वो 4 डिग्री पे दिखेगा और 3 डिग्री वाला 6 डिग्री, तो उनके बीच का जो गैप है एंगुलर सेपरेशन वो बढ़ जाएगा, तो आप दो स्टार को सेपरेटली देख पाओगे। ठीक है, लिख लिया सबने?
अगर इसी केस में ये हमने निकाला मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, अब एक केस और आता है इसमें, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। डी कौन सा है आपका, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर वहां पे बने तब कैसा हो। तो सेम ही चीज अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या अंतर है इसमें। अब यहां पे देखें ध्यान से, हमें इस लेंस को आगे पीछे मूव करने की इंडिपेंडेंस है, ऐसा अरेंजमेंट है कि इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको ऐसे एडजस्ट किया था कि फोकल लेंथ पे हो, ठीक है। अब हम ऐसा एडजस्ट करेंगे, इसको और आगे लेके आएंगे, और जो पहले के कारण इमेज बनी है वो फोकल लेंथ के अंदर आ गई, इसको पीछे लेके आएंगे तो ये फोकस पीछे आ जाएगा और ये यहाँ पे रहेगी। उस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनती है इस साइड, ठीक है। और वर्चुअल इमेज को आपको बनाना है एट डिस्टेंस डी। तो आप पहले इसकी सब हेडिंग सेकंड लिखें, क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, कैपिटल डी। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप या मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस कैपिटल डी। आपको इस केस में ये पता है कि इमेज इस साइड बननी है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज कहाँ, यहाँ बननी है। और आपको ध्यान ये रखना है कि इमेज का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो डी है। अब देखें, यहां जो ये रे थी ये ऐसे, पहले वाले केस में क्या था, आपकी रेज गई, फोकस पे रखा था, वो पैरेलल थी क्योंकि इमेज को इन्फिनिटी में बनना था, है ना। अब इमेज को पीछे बनना है, तो आपकी रेज में हल्का सा चेंज दिखाया है एंगल में, और उनको पीछे ड्रॉ करोगे तीनों रेज को, चारों रेज को, तो वो एक पॉइंट पे मिलेंगी जहां पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेंस। तो इस केस में आपको निकालना है, अब देखें आपकी जो रेज आ रही थी ऑब्जेक्ट से वो अल्फा थे, अल्फा पे थी, और यहाँ पे जो रेज जा रही हैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखेंगे, हालांकि सारी रेज अलग अलग एंगल पे जा रही हैं, बट एक मीन एंगल देखोगे तो वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है उसका एंगल बीटा है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है, मैग्निफिकेशन इज बीटा बाय अल्फा, और वही टेन बीटा बाय टेन अल्फा। बीटा कौन सा एंगल है, जो फाइनल रेज बनाएंगी आई के, आई पे। अल्फा क्या है, जो ऑब्जेक्ट बना रहा था एट आई। तो इस केस में क्या अंतर आएगा वो चेक करें एक बार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा यहाँ पे ये देख लेना आप, ये अब एफ ही नहीं बचेगा, ये एफ ही नहीं रहेगा, दिस इज यू ई। यू ई क्या है, जहां पे इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट रहेगा वो डिस्टेंस यू ई है, ठीक है। यहां पे हम लगाएंगे अब लेंस इक्वेशन, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस केस में फाइनल इमेजेस एट माइनस डी, ऑब्जेक्ट इज एट माइनस यू ई, और फोकल लेंथ तो आपकी प्लस एफ रहेगी ही रहेगी, प्लस एफ। इनको आप यहां पुट करें एक बार, -1/d माइनस यू ई 1/u e इक्वल टू 1/f। ये जो f है ये आई पीस का रहेगा, 1/fe प्लस 1/d। हमने सेकंड वाले पार्ट के लिए लेंस इक्वेशन लगाई है, ठीक है।
और अगर आप यहां बात करें, ये हो जाएगा आपका tan बीटा, बताएं एक बार, tan बीटा इक्वल टू h बाय यू ई, tan बीटा इज h by ue and tan alpha is same h by fo. तो ये आपका h कट गया, बेसिकली मैग्निफिकेशन h एफ ओ बाय यू ई आएगा। बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे जो यू ई है 1/ue, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं। एफ ई 1/f कॉमन निकाल लें, 1/f 1 प्लस FE/d, ये क्या निकल गया है 1/ue, जो कि इस फॉर्मूले में आपका यूज हो रहा है। आप यहां पुट करेंगे इसको, तो मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी FO by FE 1 plus FE/d. This is final expression of magnification by telescope when image is formed at D, capital D. दोनों डायग्राम्स में एक ही अंतर है, देखें ध्यान से, यहां पे h बाय यू ई है, वहां पे h बाय एफ ई था, है ना, और वो h कट गया था, FO बाय FE बना था। यहाँ पे जो 1/u है, इसको अलग से मैनिपुलेट करके एक टर्म और बनाया गया है, दैट्स इट। ये रेस हल्की से ऐसे गड़बड़ है, आप देखें क्या होना चाहिए वैसे एग्जैक्टली ना, यहाँ पे ये जो बैंड हो रही है उसी को एक्सटेंड करके ऐसे यहाँ मिलाना चाहिए था, है ना, हल्का सा मैनिपुलेशन है, आप उसमें चेक कर लेना ये एनसीईआरटी कि ये रेस जो पीछे एक्सटेंड की है उसके वापस यहीं पे ऐसे आनी चाहिए थी। हाँ जी बताओ। एफ ई इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एफ ई इज फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो FO बाय FE वाला ही होगा, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है उस टाइम का मैग्निफिकेशन। लिख लिया सबने? एक बार दोबारा फॉर्मूला देख लेते हैं, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरा टेलीस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप में दो फॉर्मूले आए थे। पहले जब इमेज एट डी बनी थी तब मैग्निफिकेशन कितना आया था बताएं एक बार। 1 प्लस डी बाई एफ। इमेज एट इंफिनिटी मैग्निफिकेशन इज डी बाई एफ। इसमें हमने शायद एक ही केस डिस्कस किया था ना। इमेज एट डी एंड इमेज एट इंफिनिटी, ये केस डिस्कस किया था हमने। ये आया था आपका m इक्वल टू एल इंटू डी बाई एफ ओ इंटू एफ ई। और यहां पे हमने इमेज एट डी इमेज एट इंफिनिटी डिस्कस किया। इमेज एट इंफिनिटी कम्स आउट टू बी एफ ओ बाई एफ ई, और ये आता है आपका m इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी। कई बार आपका इस केस में इमेज एट डी बनवाते हैं और मैग्निफिकेशन पूछते हैं। आप इस केस में एक बार देखें ध्यान से, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे मैग्निफिकेशन कितनी आई है। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में सिंपल ऑब्जेक्टिव लेंस से जो एमओ है वो कितनी आई थी, एल बाई एफ ओ। अब देखें सेकंड केस में वो एफ ई बाई डी आई थी क्या, डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई आई होगी। वो डी बाई एफ ई आपको ध्यान हो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था कि इमेज एट इन्फिनिटी है तो वो कर लेंगे। अगर इमेज एट डी डिस्टेंस हो क्या तब हम इस सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या। आप एक बार आराम से देख लें, जब हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस वाज दिस एंड आई पीस की मैग्निफिकेशन ये थी। हमने ये वाला फॉर्मूला बिना ड्राइव किए सीधा सीधा यूज किया था कि जो पहली इमेज बनी है कंसीडर इट ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस एंड इमेज इज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, देयरफॉर वी कैन राइट दिस फॉर्मूला। अब मैं कह रहा हूं कि सेकंड पहले वाले केस का फॉर्मूला बनाना है तो उसमें आप उसको जो पहली इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट मान लो उसके लिए, और इमेज आपकी डी पे बन रही है, तो क्या यहाँ पे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस कैन बी रिटन एज 1 प्लस डी एफ। यस और नो, सिंपल वही यूज करना है आपको बस। फाइनल मैग्निफिकेशन इज एल बाय एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाय एफ। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बेटा, ये एक मिनट, हाँ एफ ई, डेफिनेटली एफ ई, क्योंकि सेकंड वाले फोकस की बात कर रहे हैं ना, एफ ई है। दोनों हाथों से लिखा करें ना ताकि जल्दी लिखा जाए, एक से ऊपर एक से नीचे से, एक से। हो गया। मोक्ष नाराज है, परेशान है। नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
क्या करें? नहीं, लेक्चर तो लास्ट है, लेक्चर लास्ट है इस चैप्टर। विवेक अब उस मोड में आ गया कि कब सिलेबस खत्म होगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था 11th में। बस 20 मिनट का। हाँ, कल नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। ये टेलीस्कोप जो हमने डिस्कस किया है ट्रेडिशनल टेलीस्कोप है, इसके बाद एडवांसमेंट हुई है, मॉडर्न टेलीस्कोप भी आए हैं। इस पुराने वाले में क्या दिक्कत थी पहले वो समझ लें। देखिए, जब भी आप टेलीस्कोप से ना इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करानी है टू फॉर्म अ गुड क्वालिटी ऑफ इमेज। तो उसके लिए आपका जो अपर्चर है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। और बड़े अपर्चर का ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने में बहुत डिफिकल्टी है ना, उसका वेट बढ़ जाता है, उसको होल्ड करना मुश्किल है। और जब अपर्चर बड़ा होता है तो अभी हम देखेंगे इस टॉपिक के बाद आपकी स्फेरिकल एबरेशंस प्रोड्यूस होते हैं, इमेज एक पॉइंट पे नहीं बन पाती है, तो वो कॉस्टली भी पड़ता है बहुत। तो इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव देखा गया, वो क्या था, आपके लेंसेज की जगह ऐसे मिरर्स यूज किए गए इंस्टीड ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। आपके ये मिरर्स इस अरेंजमेंट में यूज किए गए। मान लीजिए आप ये पैरेलल रे आई, यहां से ऐसे बेंड हुई, तो जो काम आपके इस ऑब्जेक्टिव लेंस को करना था वो दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर कर रहे हैं। और इसी को इसके बाद में आपका आई पीस रह सकता है ना, आई पीस रहता ही है, ये आपका आई पीस है। इसका आपको क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ही पढ़ना है कि इसमें क्या दिक्कत थी और ये नया वाला क्यों बनाया गया। तो आप एक बार लिखें, टू फॉर्म अ क्वालिटी इमेज, टू फॉर्म अ क्वालिटी इमेज large aperture large aperture objective lens is required which is very costly to manufacture, which is very costly to manufacture, which is very costly to manufacture and difficult to handle. Therefore an alternative arrangement was designed as shown in figure. और ये अरेंजमेंट आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह काम करता है। फर्दर आपका सेम प्रोसेस रहेगा। कहीं पे असर्शन रीजन में आ जाए आपका कि मॉडर्न टेलीस्कोप में क्या दो लेंस होते हैं, आपका एक पार्ट मिरर्स का बना हुआ होता है। डन।
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एबरेशन दो तरह का होता है। सबसे पहले आप एबरेशन क्या होता है ये लिखें, नोट डाउन करें। फेलियर ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, फेलियर ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम to make the point image of a point object, to make the point image of a point object। आपको ध्यान हो, अगर एक लेंस के ऊपर अलग अलग लाइट की रेज आएंगी तो वो अलग अलग जगह फोकस करेंगी, है ना। अगर एक पॉइंट से सारी लाइट निकल रही हैं तो उनकी सबकी इमेज एक जगह नहीं बनेगी, है ना। तो कलर के कारण जो ये फेलियर आता है उसको तो बोलते हैं क्रोमेटिक, क्योंकि क्रोमा वर्ड आपका कलर से आया है। अगर अलग अलग वेवलेंथ है तो उसके कारण अगर वो पॉइंट इमेज नहीं बन पा रहा है तो वो है क्रोमेटिक एबरेशन। और स्फेरिकल एबरेशन अगर आपको ध्यान हो, जब हमने मिरर डिस्कस किया था तो वहां पे एक बात की थी कि इसमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता। आपको ध्यान हो, कहने का मतलब है अगर यहां पे लाइट रे गई है, इसके अंदर सारे कलर है, मान लो विबग्योर सब प्रेजेंट है, तो क्या ये सारे के सारे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सेम पॉइंट पे कट करेंगे क्या, या वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा? सेम पे कट करेंगे, बिकॉज यहां पे सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन का लो फॉलो करना है और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, सेम पॉइंट पे कट करेगा। तो अलग अलग कलर होने के कारण आपकी पैरेलल रेज हैं वो अलग अलग जगह पे नहीं मिलती हैं। बट अगर एक रे यहां से जा रही है और एक रे दूर से जा रही है, एक आपकी पैरेक्सियल है और एक पैरेक्सियल नहीं है, आपको ध्यान हो पैरेक्सियल रेज के लिए हमने डिराइव किया था F इक्वल टू आर बाई टू, ध्यान है, वहां पे थीटा बहुत स्मॉल लिया था। अगर ये दूर हो जाएगा तो जो थीटा बनते हैं वो छोटे नहीं रहेंगे। आप पन्ने पलट के डेरिवेशन देख सकते हैं अपने कि जब हमने ये प्रूव किया था तो एंगल बहुत छोटे थे। कौन से एंगल? ये मान ले थीटा है, ये नॉर्मल बनाया है मैंने जो लाइन है, ये थीटा, ये थीटा, ये टू थीटा, ये थीटा। अगर ये पैरेक्सियल रेज है तो इट हैज टू बी वेरी क्लोज टू द पोल। अगर पास में होगा तो थीटा बहुत छोटा होगा। और यहाँ पे हमने tan टू थीटा और tan थीटा को यूज करके F इक्वल टू आर बाई टू निकाला था। तो आपका जो फोकस है वो आर बाई टू कब आया था? जब रेज पैरेक्सियल है। अगर ये दूर होगा तो आप tan थीटा का वो वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते और F इक्वल टू आर बाई टू नहीं आएगा। इन दैट केस ये वाली रे आपकी यहां ना मिलके कहीं और मिलेगी, ठीक है। अगर टेक्निकली आपको कहीं पे सवाल आ जाए कि ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज एट सेम पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेम जगह पे कन्वर्ज नहीं होंगी। कब कन्वर्ज होंगी? जब सिर्फ पैरेक्सियल रेज का कंसिडरेशन होगा। क्लियर है? तो जो पैरेक्सियल, इनको जो पास में होती है इनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, और जो दूर होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज के कारण जो आपका ये सारी रेज अलग अलग पॉइंट पे फोकस हो रही हैं उसको बोलते हैं आपका स्फेरिकल एबरेशन, क्योंकि वो रेज दूर हैं इसलिए वो एबरेशन हो रहा है। और कलर के कारण जो आता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। तो आपका मिरर के केस में देयर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन बट स्फेरिकल एबरेशन इज देयर।
स्फेरिकल एबरेशन इज ड्यू टू मार्जिनल रेज, आप ये लिख लें स्टार बना के, स्फेरिकल एबरेशन इज ड्यू टू मार्जिनल रेज। सिमिलरली आपका उसमें भी होता है लेंस में, लेंस में यदि ये एक लाइट है तो यहां से आपके 7 कलर में ब्रेक होगी और हर रे अलग अलग जगह पे जाके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, तो ये आपका क्रोमेटिक एबरेशन है क्योंकि कलर के कारण हुआ है। एबरेशन की डेफिनेशन एक बार दोबारा देखें, क्या है? फेलियर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम टू मेक पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इमेज एक पॉइंट पे बनाने की जो फेलियर है उसको एबरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखें, एक रे ऐसे गई है तो उसकी इमेज यहाँ बनी है, इसकी यहाँ बनी है, तो एक पॉइंट पे इमेज नहीं बन रही है। इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ऑल कलर्स। ठीक है, तो आपका क्रोमेटिक एबरेशन है। अगर इस केस में आप बताओ, अगर पैरेक्सियल रेज हैं और मार्जिनल रेज हैं, क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा? अच्छा मुझे ये बता दें आप, जो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, n2 माइनस n1 बाई आर, ये किसके लिए था? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये वाला फॉर्मूला क्या हर टाइप ऑफ रेज के लिए एप्लीकेबल है या पैरेक्सियल रेज के? क्योंकि थीटा का हमने वही अप्रोक्सीमेशन लिया था, और आपने जो आगे लेंथ का फॉर्मूला निकाला है फोकल लेंथ का, वो इसको यूज करके निकाला है। इसका मतलब जो रे पैरेलल जाती है और फोकस पे मिलती है, ये वाली बात सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल है, मार्जिनल रेज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये रे यहाँ जाके मिलेगी फोकस पे, और ये कहीं और मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी पैरेक्सियल रे थी। Here aberration is produced due to पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज, और यहाँ पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। हल्का सा डिफिकल्ट हो सकता है टॉपिक, किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं। श्रुति, कुछ बात बन रही है कि सब बाउंस आ रहा है? बन रही है हल्की हल्की। अब एक दो फॉर्मूला देख लें इसका। जैसे आपने डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म निकाली थी, क्या डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस भी हो सकती है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस, ये क्रोमेटिक एबरेशन के अंदर ही आपका सब टॉपिक है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। अगर आपका थिन लेंस है इस तरीके से, तो क्या आप इस ऊपर वाले पार्ट को एक प्रिज्म ही मान सकते होगा? मान सकते हैं, ये आपका प्रिज्म इस टाइप से हो सकता है। तो जो प्रिज्म का फॉर्मूला आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नहीं, डिस्पर्सिव पावर का, वो यहाँ पे आ जाएगा। डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज डेविएशन ऑफ ब्लू माइनस डेविएशन ऑफ रेड अपॉन y, और ये आपका बना था एन बी माइनस एन आर एन वाई माइनस 1। ब्लू की जगह वोलेट था, वो चेक कर लेना एक बार, ब्लू था या वोलेट था? वोलेट था, चेक करें एक बार। अगर सवाल में आपको ब्लू दे रखा हो तो फिर आप ब्लू लेके उसको करना है ना। ये डिस्पर्सिव पावर है लेंस का, बिल्कुल प्रिज्म जैसा ही है। एक फॉर्मूला और आता है इस टॉपिक में, लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एबरेशन।
longitudinal आप देखें क्रोमेटिक एबरेशन में सबसे पहले बताएं कि ये वाली रे कौन सी होगी विब्योर में से, ये वाली रे रेड, क्योंकि रेड सबसे ऊपर होती है ना, ये रेड है, ये वॉयलेट है, तो फोकल लेंथ ऑफ रेड विल बी हाईएस्ट। तो यहाँ पे जो आपका ये रहता है एबरेशन, इसको लिखते हैं एफ आर माइनस एफ बी। ये लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन है कि वॉयलेट और रेड में की फोकल लेंथ में कितना अंतर आ गया। ये लिख लिया सबने? इसमें इस लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन का एक फॉर्मूला और दे रखा है, dispersive power of lens is also defined as fr minus fb अपॉन fy, या वॉयलेट बोल दें इसको आप, डिस्पर्सिव पावर, क्योंकि आप देखें एफ आर माइनस एफ वी क्या देगा आपको, कितना स्प्रेड हुआ है ना, स्प्रेड अपॉन मीन डेविएशन, ठीक है ना, तो वहीं से रिलेट हो रहा है ये आपका फॉर्मूला। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसका। तो लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ आर माइनस एफ वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वाई। लास्ट सब टॉपिक अक्रोमेटिज्म। अक्रोमेटिज्म आपके दो लेंसेज का ऐसा अरेंजमेंट है, मान लो कि एक लेंस के कारण क्रोमेटिक एबरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा उसको एलिमिनेट कर देता है। यदि जैसे आपने देखा था दो प्रिज्म अगर हो, एक प्रिज्म डिस्पर्जन करता है और दूसरा उल्टा रखा हो वहीं पे, तो डिस्पर्जन को खत्म कर देता है। तो सिमिलरली आपके लेंसेज में क्या ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है कि आपका जो क्रोमेटिज्म प्रोड्यूस हुआ है, क्रोमेटिक एबरेशन आया है, वो एलिमिनेट हो पाए। तो आप लिख लें अक्रोमेटिज्म इज एन अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज to eliminate chromatic aberration। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2 है, क्लोजली प्लेस्ड है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2 है। ओमेगा 1 बाय f1 प्लस ओमेगा 2 बाय f2 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, दोनों का मिला के रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ का एडिशन अगर 0 हो जाए, तो दिस इज कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म। दोनों लेंसेज के कारण आपका क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, याद करना है फॉर्मूला आपको। कोई डाउट किसी को? पक्का? लास्ट वाला पार्ट हो सकता है हल्का सा जल्दी हुआ हो, आप पढ़ें और डाउट आए तो कल पूछें। इसके बाद आपकी शीट में असाइनमेंट में जो सवाल बचे हैं सारे आप कर सकते हैं, आप करके लाएं कल। थैंक यू।